हेलो फ्रेंड्स, करंट अनप्लग बाय राजीव के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, विगत 2-3 दिनों से पीटर नवारो बहुत ही न्यूज में छाए हुए हैं और मुझे भी 2 दिनों से मेरे कई मित्रों ने फोन किया और पीटर नवारो ने जो रिसेंटली स्टेटमेंट दिया है उस पर मेरे साथ कई चर्चाएं की। पीटर नवारो ने क्या स्टेटमेंट दिया था? पीटर नवारो ने कहा है कि you have got Brahmins profiteering at the expense of Indian people। इसका मतलब कि भारत में ब्राह्मण्स जो हैं वो दूसरे लोगों के तर्ज पे बहुत मुनाफा बना रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ अदर पीपल, यानी आप लोगों के जो आम आदमी है, आम सिटीजन्स हैं, इनके ऊपर से ये ब्राह्मण लोग जो हैं वो बहुत फायदा बना रहे हैं। तो इसी विषय को काफी ज्यादा तरजीह दी है इंडियन न्यूज़पेपर्स और मीडिया ने। कईयों ने कहा है कि ये कास्ट स्टेटमेंट है, भारत की वर्ण व्यवस्था पे हमला है। परंतु दोस्तों, ये पूरी की पूरी तरीके से बोगस, बंकम, एक नकली बहस चलाई जा रही है। उसका कारण क्या है, आइए आज के हम इस एपिसोड में समझते हैं। दोस्तों, एक यूएसए में शब्द बड़ा प्रचलित है, बॉस्टन ब्राह्मण्स। बॉस्टन ब्राह्मण्स का मतलब क्या हुआ? बॉस्टन शहर है, कैपिटल है, मैसाचुसेट नाम का एक स्टेट है उसका। ये बॉस्टन समुद्री तट के आप समझ लीजिए कि जो अटलांटिक है उसके एकदम तट पे जो है ये शहर बसा हुआ है। अब ये बॉस्टन शहर में जो इंग्लैंड से, आप लोगों को पता है कि यूएसए में जितने भी अधिकतर निवासी हैं वो शुरुआत में यूरोपियन कंट्रीज से आए और वहां के जो मूल निवासी थे, मूल निवासियों का कत्लेआम किया वहां के, और फिर इन लोगों ने वहां पे अपनी अपनी कॉलोनियां बसाई। तो ये कॉलोनियां जो बसाई थी, ये मैसाचुसेट स्टेट जो है या बॉस्टन शहर आप समझ लीजिए, इसके आसपास में काफी आबादी बसी और इसीलिए उस एरिया का जो है वो डेवलपमेंट धीरे धीरे शुरू हुआ बॉस्टन शहर का। मैसाचुसेट जो स्टेट है इसका एक्चुअल में कैपिटल, शुरुआत में जब ये लोग 17वीं शताब्दी में ब्रिटिशर्स वहां बस रहे थे तो कैम्ब्रिज करके एक और स्टेट है, एक और सिटी है उस राज्य में, उसको बनाना चाह रहे थे। परंतु वहां के जो गवर्नर थे, मुझे अभी गवर्नर का नाम याद नहीं है, उन्होंने बोला कि नहीं, बॉस्टन बनेगा क्योंकि बॉस्टन समुद्री तट पे है, ये एक अच्छे व्यापारिक केंद्र, एक अच्छे ट्रेडिंग सिटी के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। तो बॉस्टन बना कैपिटल मैसाचुसेट्स का। अब ये जो सिटी है इसके अंदर में शुरुआत से ही ब्रिटिशर्स की तर्ज पे शिक्षा प्रणाली का जो है वो स्थापना पहले हुई और एक कुलीन वर्ग का वहां पे उदय हुआ। ये जो कुलीन वर्ग था ये बाकी के संयुक्त अमेरिका जो है उससे थोड़ा सा अलग हटके था, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल परसुएट यानी कि बौद्धिकता के विषय में ज्यादा सोचता था, एजुकेशन ज्यादा अच्छी थी, और चूंकि एजुकेशन ज्यादा अच्छी थी तो इन्होंने वेल्थ भी जो है वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट किया, कमाया, और इसके कारण से बॉस्टन शहर के अंदर में एक ऐसा आप समझ लीजिए कि कुलीन वर्ग का उदय हुआ जो बौद्धिक रूप से काफी सक्षम था और पैसों के भी मामले में काफी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि उनके पास में रिसोर्सेस थे, वेल्थ काफी अच्छा था। तो इसके लिए एक टर्म ओलिवर वेंडल होम्स, आप नाम नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आप यदि इतिहास के हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको ये नाम जरूर पता होना चाहिए, और अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, मैंने लॉ किया है इसलिए मुझे मालूम है कि ओलिवर वेंडल होम्स का नाम क्यों इतने सम्मान के साथ लिया जाता है। ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जनक रहे हैं ओलिवर वेंडल होम्स। ये एक साहित्यकार भी थे, ये एक चिकित्सक भी थे, और साथ ही जो है ये एक आप समझ लीजिए कि कहानियां भी लिखते थे, और उसके बाद में लॉ में भी आ गए। काफी सारे केसेस की जो है इन्होंने सुनवाई भी की। तो ओलिवर वेंडल होम्स ने एक किताब लिखी थी, उपन्यास लिखा था, उसका नाम था एल्सी वेनर। ये उपन्यास 1860 में लिखा गया था। 1860 में पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल हुआ, बॉस्टन ब्राह्मण, ठीक है। और ये बोस्टन ब्राह्मण जो शब्द था, इन्होंने
हिंदू धर्म से ब्राह्मण शब्द को पकड़ा ओलिवर वेंडल होम्स ने, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत में जो ब्राह्मण है वो बहुत ही एक कुलीन वर्ग है, और ये चूंकि कुलीन वर्ग है तो इसको वेल्थ के रूप में देख ले, बौद्धिक क्षमता के रूप में देख ले, या अवसरों के रूप में देख ले। ब्राह्मणों का एकाधिकार था 1860 जिस समय में ये वर्ड कॉइन किया गया। आप याद कीजिए, इंडिया के जितने भी बड़े बड़े लोग थे अधिकतर आपको ब्राह्मण ही नजर आएंगे, इनफैक्ट इंडियंस भी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, तो चैटर्जी, तो टैगोर, तो नेहरू, आई मीन ब्राह्मण कम्युनिटी जो थी, है ना, ईश्वर चंद विद्यासागर, राम, ये कितने ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे, अलग अलग जो है बहुत सारे लोग थे, पर इनका मूल ये था कि ये सब के सब ब्राह्मण थे। तो वहां से ये शब्द ओलिवर वेंडल होम्स ने ब्राह्मण पकड़ा, और बॉस्टन शहर में चूंकि वो रहते थे, उन्होंने बॉस्टन शहर का देखा कि बॉस्टन शहर में किस तरीके से एक कुलीन वर्ग का उदय हुआ है, और उसी से ओलिवर वेंडल होम्स ने बॉस्टन ब्राह्मण्स नाम की शब्द की जो है वो एक परिकल्पना की, और अपने उपन्यास एलसी वेनर में पहली बार 1860 में जो है उसको लिखा। अब आप बोलोगे कि यार पीटर नवारो का इन सब से क्या संबंध है? दोस्तों, पीटर नवारो का जन्म भी आप समझिए मैसाचुसेट में हुआ है, बॉस्टन में। और चूंकि बॉस्टन ब्राह्मण यूएसए में एक बहुत ही फेमस, आप समझ लीजिए कि क्रिटिसिज्म करने के लिए जो एलीट वर्ग है, जिसके हाथ में कंसंट्रेटेड है वेल्थ, और जो इंटेलेक्चुअली जो है आप समझ लीजिए कि सारे बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में उनके बाप दादा वो और उनके बच्चे पढ़ते चले आए। जैसे आपको पता ही होगा कि हार्वर्ड जो है वो वहीं पे है, नदी के उस तरफ जो है वो एमआईटी है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सबसे प्रीमियर इंजीनियरिंग कॉलेज है। आई मीन आईआईटी जो बच्चे देते हैं, जो टॉप रैंकिंग में रहते हैं, अगर उनको एमआईटी में मौका मिलता है तो वो आईआईटी को भी छोड़ के चले जाते हैं, एमआईटी में एडमिशन लेते हैं। यानी कोई कंपैरिजन ही नहीं है एमआईटी और आईआईटी का। तो बहुत ही टॉप लीग का आप समझ लीजिए कि वो इंस्टीट्यूट है। इकोनॉमिक्स भी वहां पढ़ाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ाए जाते हैं। और हार्वर्ड तो है ही, आपको पता है कि एमबीए बिजनेस डिग्री में नंबर 1 टॉप लेवल का वर्ल्ड का कॉलेज है हार्वर्ड। तो ये जो है इनफैक्ट पीटर नवारो ने हार्वर्ड से ही जो है वो उन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी किया। तो जो ये बहस चलाई जा रही है, छद्म बहस चलाई जा रही है देश में कि आरएसएस और आरएसएस के द्वारा, मतलब ब्राह्मणों का नाम लेके आरएसएस पे जो है वो पीटर नवारो ने साधा है अपना निशाना। इस बात में दोस्तों दम नहीं है। दम इसलिए नहीं है क्योंकि पीटर नवारो जो है जब ये ब्राह्मण वर्ड का यूज करते तो उनके दिमाग में वो बॉस्टन ब्राह्मण वाली परिकल्पना ही है, क्योंकि वो बॉस्टन में जन्मे हैं, बॉस्टन में हार्वर्ड से पढ़े हैं, और बॉस्टन ब्राह्मण वर्ड जो है वहां पे कुलीन वर्ग के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनके हाथ में वेल्थ कंसंट्रेटेड है। तो जब पीटर नवारो ने ये बोला कि भाई इंडिया जो है, आई मीन इंडिया के अंदर में ब्राह्मण जो है वो दूसरों लोगों के कॉस्ट पे पैसा बना रहे, तो उनका सीधा इशारा जो था, निशाना जो था, वो अंबानी अदानी इन लोगों के ऊपर था। और उन्होंने स्पेसिफिकली रशियन ऑयल का भी उसी पैराग्राफ में मेंशन भी किया है कि जिस तरीके से रशिया से कम दामों पे ऑयल खरीदा जा रहा है, इसका बेनिफिट जो है ब्राह्मण वर्ग को मिल रहा है वहां पे। यानी उनका कहने का अर्थ था कि मुकेश अंबानी जो है वो मलाई खा रहे हैं, कम दाम पे जो है रशिया से ऑयल खरीद के महंगे दामों पे भारत में अपने पेट्रोल पंप पे लोगों को पेट्रोल डीजल बेच के, और यूरोपियन देशों को जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बना के जो है मस्त मलाई खा रहे हैं, खूब पैसे बना रहे हैं, मुकेश अंबानी बना रहे हैं। तो इनका इशारा जो है वो अंबानी और अदानी जैसे लोगों के ऊपर में है, जो नरेंद्र मोदी के राज में कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जिनके हाथों में बहुत ज्यादा हुआ। तो आप कहोगे कि बाकी यूट्यूब चैनल्स में कैसे आरएसएस और बोल रहे हैं कि भाई ये आरएसएस पे हमला है, ये नरेंद्र मोदी सरकार पे हमला है, भाजपा की जो रीढ़ की हड्डी ब्राह्मण वर्ग है उस पे हमला है। दोस्तों ये इसलिए बाकी यूट्यूब चैनल चला रहे हैं क्योंकि ये ऐसा चलाने से जो है उनकी व्यूअरशिप बढ़ती है। उनको नहीं मालूम है कि यूएसए में बॉस्टन ब्राह्मण नाम का वर्ड है, उनको नहीं मालूम है कि वेंडल कौन है, वेंडल होम्स कौन है, ओलिवर वेंडल होम्स। उनको नहीं मालूम है कि किस तरीके से बॉस्टन में जो है
वो एक कुलीन वर्ग का जन्म हुआ। उन्हें इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में नहीं मालूम है, और उनको सबसे अच्छे से मालूम है कि यूट्यूब पे आरएसएस, ब्राह्मण, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, कांग्रेस, इसको बोल के कोई भी वीडियो आप बनाए वो खूब चलेगा, खूब चलेगा, खूब व्यूअरशिप आएगी। तो बॉस्टन पर, परंतु सत्य यह है कि पीटर नवारो ने ये शब्द जो है बॉस्टन ब्राह्मण जो फ्रेज है वहां से लिया, वहां से ब्राह्मण वर्ड उठाया, और उनके कहने का अर्थ था कि भारत देश के अंदर में जो कुछ ही लोगों के हाथ में वेल्थ कंसंट्रेट हो रहा है, धन कंसंट्रेट हो रहा है, वही नरेंद्र मोदी के समय में जो है पैसे बना रहे हैं। रशिया से डील जो है वो सस्ते दामों पे ऑयल लेने की डील जो है वो देश को नहीं मिल रही, भारत को नहीं मिल रही, वो इस देश के कुछ कुलीन सेठों को मिल रही है, गोदी सेठों को मिल रही है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2024 में वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ये एक रिपोर्ट लेके आई थी, और उस रिपोर्ट ने ये मेंशन किया था, उस रिपोर्ट में ये मेंशन था कि 21.5%, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 21.5% देश का जो सालाना आय है वो टॉप के 1% जो है वो कमा ले जाते हैं, और 57.5%, जहां तक याद आ रहा है 57-58% कुछ था, वो टॉप 10% लोग जो है वो सालाना देश की जो आय है उसका 57-58% जो है टॉप 10% लोग कमा के लेके जा रहे हैं। और देश का जो टोटल वेल्थ है उसमें टॉप 1% लोग 42% वेल्थ को जो है वो ओन करते हैं। वेल्थ मतलब रियल एस्टेट, स्टॉक, बॉन्ड्स, एफडी, कैश, ये टॉप 1% लोगों के पास में देश का 42% वेल्थ जो है ये टॉप 1% लोगों के हाथ में है। मैंने भी इसके ऊपर में फॉर्च्यून इंडिया में एक स्टोरी लिखा था, स्टोरी था इंडिया मोर अनइक्वल देन ब्रिटिश राज, इनइक्वालिटी राइजिंग, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इनइक्वालिटी राइजिंग आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो स्टोरी का लिंक भी लगा दूंगा, आप लोग पढ़िएगा। ये मेरे ख्याल से 20 मार्च के आसपास में, इलेक्शन के ठीक पहले ये रिपोर्ट आई थी, और उस टाइम में मैंने ये स्टोरी फॉर्च्यून इंडिया में लिखी थी, काफी बड़ी स्टोरी थी। तो उसका मेन जो मूल जो सार था वो यही था। थॉमस पिकेटी ने ये रिपोर्ट लिखी थी, उनके साथ में और 3 लोग थे, एक आनंद सोमांची थे, एक नितिन भारती थे, और एक और कोई हार्वर्ड के प्रोफेसर थे, ल्यूकास करके कुछ नाम है, मुझे अभी एकदम से ध्यान में नहीं आ रहा, LUCS, लुकास करके कुछ था। तो ये 4 लोगों ने मिलके रिपोर्ट लिखी थी, अनमोल, नितिन, थॉमस पिकेटी और ये लुकास जी। तो उस रिपोर्ट का सारी ये था कि मोदी के शासनकाल में ये जो इनइक्वालिटी है वो और ज्यादा खाई अमीर और रईस की लोगों के बीच में बढ़ी है। इनफैक्ट अमीर और अमीरों के बीच में भी बहुत बड़ी खाई बढ़ी है, यानी टॉप 1% और टॉप 10% के बीच में भी बहुत ज्यादा खाई बढ़ी है। तो पीटर नवारो का जो ये स्टेटमेंट है वो इस देश के अंदर में बढ़ती हुई अनइक्वालिटी जो है, जिस तरीके से इस देश में आर्थिक असमानता बढ़ रही है, आर्थिक विषमता बढ़ रही है, ये उसके ऊपर में कुटराघात था, ना कि आरएसएस या ब्राह्मण के ऊपर में ये अटैक था। तो अब आप लोग ये जब भी स्टेटमेंट देखें तो जरूर याद कीजिए शब्द बॉस्टन ब्राह्मण्स का, और इसके बारे में और जाके आप पढ़िए। आप वेंडल, जो जस्टिस वेंडल होम्स है, उनके बारे में पढ़िए, और आप जो है ये थॉमस पिकेटी, अनमोल समांची, नितिन भारती और ये लुकास जी की बनाई हुई 2024 मार्च की जो रिपोर्ट है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की, उसको पढ़िए। दोस्तों, जीनी कोएफिशिएंट करके इकोनॉमिक्स में एक टर्म है, जीनी यानी जी फॉर गन वाला GINI, जीनी कोएफिशिएंट। जीनी कोएफिशिएंट जो है वो ये बताता है कि देश के अंदर में आर्थिक असमानता कितनी तेजी से बढ़ रही है। जब थॉमस पिकेटी की ये रिपोर्ट आई तो 2024 में, तो उसके बाद में सरकार ने बताया कि ये रिपोर्ट में कोई दम नहीं है, क्योंकि जीनी कोएफिशिएंट जो है वो 2014 के बाद से कम हुआ है। जब जीनी कोएफिशिएंट कम होता है इसका मतलब आर्थिक विषमता कम हो रही है। जीनी कोएफिशिएंट यदि ज्यादा रहेगा इसका मतलब है कि उस देश में आर्थिक विषमता बढ़ रही है, यानी अमीर और गरीबों के बीच में खाई बढ़ रही है। तो सरकार ने अपना ये पक्ष रखा था
परंतु उसके बाद में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट लोगों ने बोला कि गलत सलत डाटा के बेसिस पे है सरकार ने जिनी कोएफिशिएंट निकाला है। आपको तो पता ही है कि मोदी सरकार जो डाटा बोलती है उसके लिए क्रॉस चेक करने के लिए आपके पास में कोई दूसरा अवसर नहीं है। जैसे थॉमस पिकेटी की ये रिपोर्ट आई, इन्होंने अपनी कोई दूसरी रिपोर्ट ला दी जिसमें इन्होंने बताया कि हमने करोड़ों लोगों को जो है वो गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। और उसका एक पैमाना जो था वो ये था कि अगर आपके घर में नया टॉयलेट बना है तो भी आप गरीबी रेखा के बाहर है। आपके पास में खाने के लिए कुछ नहीं हो परंतु अगर आपके घर में टॉयलेट है तो आप गरीबी रेखा के बाहर हो। अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा हुआ है, चार्ज आता है, तो आप गरीबी रेखा के बाहर हो। अलग अलग टाइप के इस तरीके से ये थे। इसका आमदनी या आय से कोई लेना देना नहीं था। तो दोस्तों मैंने ये एपिसोड इसलिए बनाया ताकि आपको शब्दों के बारे में पता रहे, आपको पता रहे कि कहाँ कैसे सही शब्दों का इस्तेमाल करना है। मैं ये भी बताता हूँ कि शुरुआत में मुझे भी ऐसा लगा था, परंतु मेरे मित्र हैं उनका मैंने इंटरव्यू भी लिया था 2 हफ्ते पहले, चैटर्जी साहब। उन्होंने मुझे कल फोन किया, बड़ी लंबी उनसे मेरी चर्चा हुई और उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि ये बॉस्टन ब्राह्मण वाला ब्राह्मण है, ये अपना इंडियन वाला ब्राह्मण नहीं है। उसके बाद आज सुबह 2 पत्रकारों के फोन आए, ठीक है। एक बहुत बड़े सकाड़ मराठी का न्यूज़पेपर है, उनके पत्रकार से मेरी बातचीत हुई, एक और पत्रकार। तो मतलब ये इंटेलेक्चुअल जो पत्रकारों का जो तबका है, इसमें पीटर नवारो का स्टेटमेंट जो है इसको बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है और सब लोग अपने अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो आप लोगों का क्या मानना है कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9860317209। इस पे यदि आपको ये वीडियो ना पसंद आया होगा तो आप मुझे लिख के भेजिएगा कि आपको क्यों नहीं पसंद आया। पसंद आया होगा तो भी आप मुझे भेज सकते हैं यदि आप सामूहिक रूप से कमेंट नहीं करना चाहते तो। थैंक यू दोस्तों, गुड डे अहेड। आई होप आज आप लोगों को कुछ नई जानकारी मिली होगी। थैंक्स अ लॉट।